गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके पर्यावरण एनवायरनमेंट, और उसमें भी हमारा खास टॉपिक होगा आज पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम या इकोलॉजी। देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर परीक्षा में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही डीपली एक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले शब्दावली पर हमें ध्यान देना है, तो शुरू करते हैं। देखना पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय, देखना जीव जंतुओं का जो समुदाय है, जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाएगा। तो जैसे वायुमंडल हमारा होता है पृथ्वी तल से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ये क्या होगा हमारा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर का जीव जंतुओं पर पड़ने वाला प्रभाव, या हमारे जो आसपास के जो रहते हैं सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे, उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या ये सिस्टम कैसे चलता है, इसको इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी देखते हैं, इकोलॉजी ये हिंदी इंग्लिश में अलग अलग होगा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग दोबारा फिर से किया गया था 1865 में। रेटर एक पर्यावरणविद थे या भूगोलविद कहिए, रेटर ने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्या नाम था पर्यावरणविद का? रेटर। रेटर ने सबसे पहले प्रयोग किया था। कहीं पर ये रीटर भी लिखा हुआ है, रेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर ये क्वेश्चन आता कि इकोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द होता है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हेकल ने किया था। और टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखना अलग अलग परीक्षाओं में ये अलग अलग नाम से आए हुए हैं कि रेटर ने किसका प्रयोग किया, अर्नेस्ट हेकल ने किसका प्रयोग किया था, पारिस्थितिकी तंत्र या टांसले ने ये प्रयोग किया था पारिस्थितिकी तंत्र का। तो इन तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग आप नोट कीजिए। ओके, अब ये समझते हैं कि जो तंत्र ये सिस्टम बना हुआ, कैसे सिस्टम बना हुआ, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, जैसे जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु जलवायु, वनस्पति या फिर मिट्टी, ये एक दूसरे से रिवर्सिबल रिएक्शन में जुड़े हुए हैं उत्क्रमणीय क्रिया में, एक का प्रभाव दूसरे पर होता है। देखना जैसे जलवायु होता है जिसको हम क्लाइमेट कहेंगे, तो क्लाइमेट में दो कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो तापमान वहाँ का और एक वायु दाब कितना है, क्योंकि ये हमारे जीव जंतुओं पर या कहिए कि हर चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे अक्षांश और देशांत, जैसे अक्षांश लैटिट्यूड होता है, भूगोल में पढ़ा जाएगी चीज़ें, अक्षांश का मान बढ़ता है तो जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, यानी कि तापमान गिरता जाता है। जलवायु का आप एक तरीके से मेन कंपोनेंट समझिए, वहाँ का तापमान, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो जलवायु का प्रभाव किस पर पड़ता है? जीव जंतुओं पर पड़ता है ना। जो लिविंग ऑर्गन्स होते हैं, जीव जंतु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और जीव जंतु क्या डिकम्पोज होकर कहाँ पर? जमीन में चले जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे। और इसमें मिट्टी में फिर क्या, इसमें पृथ्वी के अंदर या मिट्टी में क्या वनस्पति या फिर जो बोटनिकल प्लांट्स होते हैं वो सब उगते हैं। और इनका ये वनस्पति से सीधा संबंध है, यहीं से इनको ऊर्जा मिलती है। जैसे सूर्य की अगर हम बात करें तो तापमान में जो वृद्धि होगी या कमी होगी वो सूर्य से, सूर्य हमारी ऊर्जा का मेन स्रोत होता है। इस तरीके से ये इंटर रिलेट रहती हैं चारों चीज़ें। इस पूरे सिस्टम को क्या पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे कि वातावरण का हमारे जीव जंतुओं पर पड़ने वाला जो प्रभाव होगा या एक दूसरे को बैलेंसिंग करना, है ना, क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? टोंसले ने किया था। आगे बढ़ते हैं। एक पर्यावरणविद होंगे अर्नीस नेस पर्यावरणविद है। इन्होंने क्या किया? अर्नीस नेस ने और भी डीप में गए इसके, और इन्होंने इकोसोफी एक शब्दावली, इकोसोफी शब्द का प्रयोग किया था। इकोसोफी शब्द क्या होता है? जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की एक विचारधाराएं आ जाएंगी, उसमें थॉट्स आ जाएंगे, थिंकिंग आ जाएगी। जैसे वायुमंडल या कहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए बना है या हम पारिस्थितिकी के लिए बने हैं। जैसे इकोसोफी पारिस्थितिकी संतुलन की विचारधारा, यानी कि जो विचारधारा, जो थॉट्स होंगे उनके अध्ययन को क्या कहेंगे? इकोसोफी। इकोसोफी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नीस नेस ने सबसे पहले किया था। और इन्होंने दो विचारधाराएं बताई, एक तो डीप इकोलॉजी, है ना, यानी कि गहन पारिस्थितिकी तंत्र, और एक शैलो इकोलॉजी जो हो जाएगा छिछला जैसे भी बोलते हैं, या सतही, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? सतही, सतह इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र।
गहन पारिस्थितिकी में क्या होगा या डीप इकोलॉजी में, इसमें मानव प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं माना गया, प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है। देखना, नेचर को मानव से श्रेष्ठ नहीं, मानव प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं माना गया, इसमें प्रकृति को श्रेष्ठता या वरीयता दी गई है, प्रकृति सबसे बढ़कर है। दूसरी विचारधारा में क्या, जो सती विचार ये होती है इकोलॉजी, सती में मानव प्रकृति से श्रेष्ठ है, इसमें मानव को प्रकृति से भी बड़ा माना गया है। तो प्रकृति यानी कि नेचर, नेचर को अगर हम श्रेष्ठता देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डीप इकोलॉजी। और अगर शैलो डीप इकोलॉजी की बात करते हैं, उसमें प्रकृति का दूसरा स्थान है, मानव का पहला स्थान है। तो यहाँ देखते हैं कि मानव को हम पहली वरीयता देते हैं या प्रकृति को देते हैं। अगर हम प्रकृति को पहली प्रीफरेंस देते हैं, नेचर को, तो क्या हो जाएगी, डीप इकोलॉजी। और शैलो इकोलॉजी क्या होगी, जिसमें मानव को हम पहली वरीयता देंगे। तो क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट नेस ने या इकोसॉफी शब्द का प्रयोग या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये अर्नेस्ट नेस ने किया था। देखना, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीएससी में क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। एक यहाँ पर भी देखिए, कृत्रिम परितंत्र या इकोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इकोलॉजी हम किसे कहेंगे, खेतों को, जैसे खेत खलिहान होते हैं हमारे जिस पर हम खेती करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये खेतों को कृत्रिम परितंत्र कहा गया है। क्वेश्चन ये टेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में, और एक ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सर्वाधिक तंत्र हमारे पास कौन सा है, जैसे जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल जो होती है, जलमंडल सबसे अधिक है, यानी कि जलीय भाग, जलमंडल हमारे पास सबसे अधिक होता है, और इसमें पाए जाने वाले जीव जंतु भी सबसे अधिक है हमारी पृथ्वी पर, है ना, जैसे उनको एक्वाकल्चर बोलते हैं। आगे और देखते हैं, एक आप देखिए, जो एक पिरामिड होता है, जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, सेकेंडरी उपभोक्ता या टर्सरी जो कंज्यूमर होंगे इसमें उपभोक्ता, इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। उत्पादक, प्रोड्यूसर किसे कहेंगे, प्रोड्यूसर में क्या आएगा, पेड़ पौधे, समस्त पेड़ पौधे के उत्पादक में आ जाएंगे, प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। पिरामिडिकल मॉडल पर आधारित है, इसमें क्या होगा, प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी, जितने भी समस्त शाकाहारी प्राणी होंगे ये प्रथम उपभोक्ता कहलाएंगे। सेकेंडरी जो उपभोक्ता होंगे वो मांसाहारी, यानी कि जो शाकाहारी का भोजन करते हैं। और टर्सरी उपभोक्ता में, कंज्यूमर में टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता में शीर्ष या सर्वहारी मांसाहारी आ जाएंगे, यानी कि ऐसे प्राणी जो उन प्राणियों का भोजन करते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और ऐसे प्राणी जो उन प्राणियों का भोजन करते हैं जो मांसाहारी भी होते हैं। पिरामिड में तो प्रथम उपभोक्ता में क्या आ जाएगा, सभी शाकाहारी जीव जंतु, और इसमें क्या आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में, सेकेंडरी कंज्यूमर में मांसाहारी आ जाएंगे सभी जो होंगे इसमें कार्निवोरस, और टर्सरी में होंगे जो शीर्ष सर्वहारी या मांसाहारी इनको कहेंगे। तो क्या होगा, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक में तो सभी पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधों का भोजन करते हैं वो प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे हिरण है, तो हिरण किसका भोजन करता है, हिरण है ना, हिरण भोजन करता है पेड़ पौधों का, तो हिरण क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएगा इसमें। सेकंड, हिरण का भोजन कौन करता है, जैसे शेर करता है, ये किसमें, मांसाहारी में आ जाएगा। या अन्य और भी है ना, गीदड़ वगैरह है, कुछ भी ऐसे जो इनका भोजन करेगा, इन ऐसे प्राणियों का जो शाकाहारी का भोजन करता है वो मांसाहारी में आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे मनुष्य दोनों में आता है, मांसाहारी में भी और इसमें सर्वहारी में भी आ जाएगा वो, क्योंकि वो इनका भी भोजन ऐसे करता है। और तृतीयक उपभोक्ता में वो आएंगे जो मांसाहारी प्राणियों का भोजन करते हैं, है ना। तो इसमें उसी हिसाब से इनका पिरामिड लगाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि जैसे घास है, घास, टिड्ढा, मेंढक और सर्फ। घास, घास क्या हो जाएंगे, ये उत्पादक, ये तो प्रोड्यूसर होंगे, है ना। उत्पादक ये कैसे बनेंगे, जैसे सूर्य होगा, तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो होते हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो घास क्या है, उत्पादक। और ऐसे ही घास को कौन खाएगा, टिड्डा, ग्रास ऊपर होता है जैसे, तो ग्रास ऊपर किस में आ जाएगा, प्रथम उपभोक्ता में, यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे ये किस में, टिड्डा, ग्रास ऊपर, जो घास को खाएगा। और ऐसे ही टिड्डे का भोजन कौन करेगा, यानी कि टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक, मेंढक टिड्डे को खाता है, यानी कि आ जाएगा सेकेंडरी उपभोक्ता। तो सेकेंडरी उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे, इसमें मेंढक, इनका भोजन करने वाले जो प्राथमिकता करते हैं, ओके। और तीसरा है इसमें सर्प। जैसे सर्प किसका भोजन करता है, मेंढक का, यानी कि मेंढक को कौन खाएगा, सर्प, तो सांप आ जाएंगे इसमें तृतीयक उपभोक्ता में। ऐसे चैन चलती रहती है। और जो श्रृंखला होती है ये एक दिशा होती है, एक दिशीय। ये भी क्वेश्चन आया है कि इसकी श्रृंखला कैसी होगी, एक दिशीय, एक ही दिशा में, ये एक दिशा में काम करती है, यानी कि ऊर्जा जो एक दूसरे से ऊर्जा मिलती है, वन वे सिस्टम होता है, एक ही चैन से या एक श्रृंखला से।
ऐसे ही एक आता है इसमें डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। डिकम्पोजर क्या होंगे, जैसे जीव जंतु होते हैं तो जीव जंतु की अपनी एक लाइफ होती है, उसके बाद में डेथ हो जाती है उनकी, फिर उनको डिकम्पोज करते हैं यानी कि वो उनको एक प्रकृति में मिलाते हैं, तो क्या कहेंगे डिकम्पोजर को, अपघटक। इसकी भी दो श्रेणी होती है, कवक या जीवाणु, जैसे बैक्टीरिया होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी जैसे जीव जंतु हैं जब वो मरते हैं, डेथ होती है, तो उनका वो भोजन करते हैं जीवाणु। तो जीवाणु को प्रकृति का मेहतर भी कहा गया है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ना, लोक सेवा आयोग में भी है, यूपीएससी में भी है। प्रकृति का मेहतर किसे कहेंगे, मेहतर का मतलब जो साफ सफाई करने वाला होता है वो जीवाणु या कवक को बोलते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो हम जीवाणु लगाएंगे। और जीवाणु और कवक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, जो एक ही दिशा में, ये जो श्रृंखला होती है भोजन श्रृंखला, ये एक दिशा में काम करती है। तो इस तरीके से हम ये पिरामिड बना सकते हैं इनका उपभोक्ताओं का, कि कौन किसकी श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर देख लेंगे किसी जानवर का पर्टिकुलर अगर नाम लिया गया वो किस में आएगा। एक ध्यान रखना, मनुष्य दोनों में आता है, मनुष्य सेकेंडरी में भी आएगा, द्वितीय उपभोक्ता में, और तृतीयक में भी आता है। क्योंकि जो मांसाहारी होंगे केवल वो शाकाहारी का भोजन करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी इसमें भी दिखा देते हैं उन्हें। नरभक्षी जैसे होते हैं, जो आदिम जनजाति होती है, वो उनका भी भोजन करती है, पशुओं का भी, जो ऑलरेडी पशुओं को खाते हैं। तो ये इस तरीके से आपको एक तो करने की पारिस्थितिकी की परिभाषा, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया, डीप इकोलॉजी का किसने प्रयोग किया था, है ना, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप इसे ऐसे नोट कर लीजिए, अभी आगे और बताते हैं। वीडियो आप जूम कर लीजिए या पॉज करके जैसे भी करना चाहें। तो आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ आगे के पॉइंट्स, जैसे स्थायी पारिस्थितिकी, जो परमानेंट इकोसिस्टम कहेंगे, स्थायी पारिस्थितिकी, ये समुद्री तंत्र को कहा जाता है। देखना, समुद्र में हमारी पृथ्वी पर 71% समुद्री भाग या जलीय भाग होता है, ज़्यादातर वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। तो सबसे स्थायी कौन सा है, समुद्री तंत्र। कई बार क्वेश्चन आए हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी, यूपीएससी में भी, और ये सीटेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे स्थायी कौन सा हो जाएगा, समुद्री। यूकेलिप्टिस, जिसको हम सामान्य भाषा में सफेदा का पेड़ या लिप्टिस बोलते हैं, यूकेलिप्टिस नाम होगा बोटनिकल। यूकेलिप्टिस को पर्यावरण का आतंकवादी पेड़ या ये पर्यावरण का मित्र नहीं, दोनों बार अलग अलग उस मोड में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा पेड़ है जो पर्यावरण का मित्र नहीं है। तो जो मित्र नहीं है कौन सा, वो यूकेलिप्टिस। एक बार क्वेश्चन आया कि पर्यावरण का आतंकवादी पेड़ कौन सा है, तो पर्यावरण का आतंकवादी पेड़ हो जाएगा यूकेलिप्टिस, है ना, सफेदा या यूकेलिप्टिस। और भारतीय उपमहाद्वीप में उगने वाला है, सबसे बड़ा पौधा है, सबसे बड़ा पेड़। वैसे तो एक रेड वुड हुआ करता है जो अमेरिका में है, रेड वुड, वो सबसे ऊंचाई वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, प्रथम पोषक। प्रथम पोषक हम किसे कहेंगे, हरित पादक। हरित पादक का मतलब जिनको हम उत्पादक बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर, ये तो उत्पादक होंगे। उत्पादक चूंकि उनको कहेंगे पेड़ पौधे जिसमें आएंगे, जैसे जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, शाकाहारी उत्पादों का भोजन करते हैं, जैसे हिरण है, हिरण किस में आएगा, शाकाहारी में। तो ये शाकाहारी किसका भोजन करेंगे, उत्पादक का या हरित पादक का, जो ग्रीन टी होगी। आगे देखिएगा, औद्योगिक प्रबंधन का पारिस्थितिकी संतुलन से कोई संबंध नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, किसका नहीं है, औद्योगिक प्रबंधन का, है ना, जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट होगा। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में नहीं, क्योंकि वहाँ तो एक लाभ हानि का प्रश्न जुड़ जाता है उनके लिए, उद्योगपतियों के लिए। चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था, उत्तरी भारत में, चिपको आंदोलन। इसमें क्या कि जब लोग पेड़ों की कटाई करने लगे थे, वहाँ की जो स्थानीय लोग थे, चूँकि उनकी परंपराओं से जुड़ा हुआ था, कुछ वहाँ पर पवित्र पेड़, पूजनीय पेड़ भी माने जाते थे, वो उन पर चिपक जाया करते थे। जब उनको लोग काटने के लिए आते थे तो वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ों पर चिपकते थे। तो चिपको आंदोलन नाम क्यों दिया, क्योंकि वो पेड़ों से चिपकने लगे थे। इसमें क्या था इसी का नारा था, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। मितव्ययता का मतलब मित्रता, फ्रेंडली, यानी कि पारिस्थितिकी में पेड़ पौधे जो मितव्ययता का कार्य करते हैं, ये इसका स्लोगन भी था, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। ओके, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लोरा और फोना। फोना या फोना, FUNA, फ्यूना। फ्लोरा और फ्यूना क्या होते हैं, फ्लोरा बोलते हैं पेड़ पौधों के को सूचित करता है, यानी कि पेड़ पौधों का जो एक किंगडम होगा, जगत होगा, पेड़ पौधों की दुनिया होगी, इसको फ्लोरा। और फ्यूना क्या होता है, इसमें जंतु जगत को सूचित करता है, ये जंतु जगत। इसमें तो जूलॉजिकल आ जाएगा, इसमें बोटनिकल आएगा, यानी कि बोटनिकल को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा, और जूलॉजिकल को क्या कहेंगे, फ्यूना, FUNA। नेक्स्ट देखते हैं, इकोटोन। देखना क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इकोटोन क्या होता है।
इकोटोन ये होगा जो एक क्षेत्र होगा विशेष, जिसमें वन्य जीव, पेड़ पौधे या प्राणी वहाँ पर होंगे। एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र दोनों अलग अलग होंगे, उनका जो कॉमन पार्ट होगा एक ये संक्रमण काल, यानी कि ये संक्रांति क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, इसे इकोटोन। जैसे आप मान लीजिए जंगल ए और जंगल बी है, इसमें अलग समुदाय के प्राणी रहते हैं, इसमें अलग समुदाय के प्राणी रहते हैं। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा उसे इकोटोन कहेंगे। दो भिन्न समुदायों, है ना, अलग अलग कम्युनिटी के, दो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पहले भी क्वेश्चन आ चुका। देखना पर्यावरण के ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अगर आप उन्हें देखना चाहें तो। एक क्वेश्चन इसमें 10% रूल किससे संबंधित है? 10% का नियम। 10% का नियम ये ऊर्जा के खाद्यान्न के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि प्राइमरी हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे और ये तृतीयक उपभोक्ता। इसमें क्या आएंगे? शाकाहारी आएंगे, इसमें मांसाहारी आएंगे और थर्ड वाले में सर्वभक्षी आ जाएंगे, इसमें जो सबका ही भोजन करते हैं। तो इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण है एक स्तर से दूसरे स्तर पर, ये 10% ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि वो उनका भोजन करते हैं, वो दूसरों का करते हैं, वो तीसरों का करते हैं फिर भोजन, ऐसे। तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये क्या 10% रूल इसमें दिया गया है। तो पर्यावरणविदों का मानना है कि हम ऊर्जा 10% दूसरे उपभोक्ताओं को या दूसरे स्तर को स्थानांतरित करते हैं, ये 10% रूल हो जाएगा। क्वेश्चन है लाइकेन। लाइकेन्स क्या होते हैं? देखना, जो घने वन होते हैं, वनों के अंतर्गत जो शब्दावली है वन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री में सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि वनों में निम्नलिखित शामिल है, उसमें बड़े जो संरक्षित पेड़, आरक्षित पेड़ थे, और जो उसमें आएंगे एक कोर जोन बोलते हैं, बफर जोन बोलते हैं, ये सारे क्या वन होंगे। और जो हम खेतों में उगाते हैं जैसे यूकेलिप्टिस या फिर कहिए कि ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर, पॉपुलर के जो वृक्ष होंगे, या इनको हम कहेंगे सामाजिक वनीकरण, जिन्हें हम बेचकर पैसा कमाते हैं, तो सामाजिक वनीकरण, सोशल फॉरेस्ट्री। और जो हमें पहाड़ों पर, पर्वतों पर या घाटियों में दिखाई देता है वो क्या सारे वन हो जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर सारी फॉरेस्ट्री आएगी। तो उसमें एक ऑप्शन ऐसे भी था कि 1 2 सत्य 2 3 सत्य, एक डी ऑप्शन था उसमें झाड़ियाँ, रबिश जो होंगी झाड़ियाँ। क्या झाड़ियाँ भी वनों में शामिल होती हैं? बिल्कुल, झाड़ियाँ भी वनों में शामिल होती हैं। जो भी हमें ग्रीन नहीं दिखाई देगी वो सारी क्या फॉरेस्ट या वनीकरण कहलाएगा। तो क्वेश्चन इसमें लाइकेन क्या होते हैं? वनों में पेड़ों की छालों पर उगने वाले प्लांट जो भी होंगे उनकी छालों पर, जैसे तना होगा इसका, इस पर छाल बनेगी एक, ये बकल कैविटी, जो छाल होगी इसकी बार्क होगी, तो बार्क पर जो उगते हैं वो लाइकेन्स हमें दिखाई देते हैं। तो लाइकेन्स कहाँ होते हैं? वनों में पेड़ों की छालों पर, जो उसके बार्क्स होंगे या जो बकल कैविटी होगी उस पर उगते हैं। टेगा वन, देखना टेगा और टुंड्रा क्या होते हैं? जैसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ के, कटिबंध को मतलब जोन बोलते हैं, ये क्षेत्र जोन। उपोष्ण का मतलब उष्ण बोलते हैं गर्मी को, जहाँ पर गर्मी है ना, गर्मी के साथ साथ वहाँ पर सर्दी भी होती है। फिर उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, निम्न स्थान अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ, जैसे पृथ्वी ये भूमध्य रेखा हो जाएगी, यहाँ पर कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो दोनों तरफ के 0 डिग्री से उच्च अक्षांशों की तरफ जब जाते हैं तो क्या यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन, ये सब आएंगे ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर। तो टेगा प्रदेश कहाँ पर? टेगा वन, उसमें वन होते हैं ये, है ना, टेगा प्रदेशों में जो वन होंगे वो टेगा वन कहलाएंगे। तो ये इस तरीके से जो कुछ क्वेश्चंस थे जो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम से जो जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें सेंड कीजिए और हम उन पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये पर्यावरण की हमारी आज लगभग 7वीं वीडियो होगी। इससे पहले हमने एक 3 वीडियो का एक ग्रुप बनाया था, और कल की वीडियो में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम क्वेश्चन उसमें अपलोड करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए। ओके, थैंक यू।